मानकपुर नाम के गांव में हर्षिता नाम की एक लड़की थी। हर्षिता अनाथ थी और वो अपना गुजारा करने के लिए मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम करती थी। हर्षिता के बाल बहुत लंबे थे। गांव में किसी के भी हर्षिता जितने बाल नहीं थे। हर्षिता के बाल को देख देख कर गाँव की कई लड़कियों ने अपने बाल उसके जितने करने के लिए महंगे महंगे शैम्पू और तेल यूज करने लग गई, जिसकी वजह से उन लोगों के बाल पहले से भी कम हो गए। हर्षिता गरीब थी, लेकिन उसके बालों की वजह से उसके गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी उसके बहुत चर्चे होते थे। एक दिन मानवी नाम की एक लड़की हर्षिता के घर आती है और बोलती है, हर्षिता, मेरे बाल झड़ रहे हैं, तू बता ना, तू अपने बालों में क्या लगाती है? तू कोई महंगे तेल महंगे शैम्पू लगाती है क्या? मुझे भी उसका नाम बता दे, मैं भी आज से ही लगाना शुरू कर दूंगी। नहीं मानवी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं महंगे तेल और शैम्पू लगाऊं। मेरे तो बचपन से ही लंबे बाल हैं। सच में? तू सच में कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती है? हाँ, मैं साधारण तेल का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इंटरनेट से पता कर लूंगी। इतना बोलकर मानवी वहाँ से चली जाती है। मानवी ने इंटरनेट से देखकर अपने बालों में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट यूज किए, जिसके बाद उसके बाल और तेजी से झड़ने लगे और उसके सर में थोड़े से ही बाल बचे। हे भगवान, मेरे तो बचे कुचे बाल भी झड़ रहे हैं। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? इससे अच्छा होता कि मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती। इस तरह मानवी बहुत रोती है। पास वाले गांव के जंगल में एक डायन रहती थी। उस डायन को जब भी किसी के लंबे बालों के बारे में पता चलता था, तो वो उसके बाल काटकर अपनी गुफा में ले आती थी। एक दिन वो डायन साधारण औरत का रूप लेकर गांव में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि दो औरतें आपस में बात कर रही है। अरे मीना, तुझे वो लंबे बालों वाली लड़की के बारे में पता चला? हर्षिता नाम है उस लड़की का। इतनी गरीब है और अनाथ भी, लेकिन उसके बालों की वजह से हर जगह उसके चर्चे रहते हैं। लेकिन भला उसके इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? वो तो अपने बालों में ब्रांडेड प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाती होगी। सुना है बचपन से ही उसके लंबे बाल हैं। एक दिन हम उससे मिलने जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर में काम है। उन दोनों औरतों की बात सुनकर डायन अपने गुफा में जाती है और अपने असली रूप में आकर सोचती है, अच्छा, तो पास वाले गांव में हर्षिता नाम की लड़की है जिसके बालों के चारों तरफ चर्चे हैं। इसको जाकर तो देखना ही पड़ेगा। दरअसल डायन के इस प्रकोप के बारे में गांव वाले अच्छे से जानते थे। इसलिए एक दिन हर्षिता के पड़ोस में रहने वाली काकी उसके घर जाती है और उसे बोलती है, बेटी, पास वाले गांव में एक डायन है जो लंबे बालों की चोटी काट कर जाती है। बेटी, तो घर से ज्यादा बाहर मत निकला कर। लेकिन काकी, मैं अकेली रहती हूँ, काम के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता है। हाँ, ये सब मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे कहूँगी कि घर से कम बाहर निकला कर। उस डायन ने पहले भी बहुत सी औरतों और लड़कियों की चोटी काट रखी है। इतना बोलकर काकी चली जाती है। काकी की बात सुनकर कुछ देर के लिए हर्षिता भी घबरा जाती है, लेकिन उसको अपने सारे काम खुद करने पड़ते थे, इसलिए उसका बाहर जाना जरूरी था। उसी दिन डायन साधारण औरत का रूप लेकर हर्षिता के गांव जाती है और उसे मंदिर के बाहर फूल बेचते हुए देखती है। डायन अपने मन में सोचती है, सच में इसके बाल तो बहुत लंबे हैं। आज से पहले मैंने बहुत चोटियां काटी है, लेकिन इसकी चोटी सबसे लंबी है। इस लड़की के बालों से मैं अपने नए जादू की सिद्धि करूंगी। थोड़ी देर बाद हर्षिता फूल बेचकर अपने घर जाती है। तभी डायन भी साधारण औरत का रूप लेकर ही उसके घर जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। क्या हुआ काकी, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं हर्षिता, मैं तो बस तुमसे ये पूछने आई थी कि मेरी बेटी के बाल बहुत झड़ रहे हैं। तुम बता दो, तुम अपने बालों में क्या लगाती हो? मुझे भी अपनी बेटी के लिए जानना है। झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं उसके। बताओ ना हर्षिता, तुम अपने बालों में क्या लगाती हो? काकी, कितनी बार बताऊं, सच में मैं अपने बालों में साधारण तेल ही लगाती हूँ। मेरे बचपन से ही लंबे बाल हैं। मैंने बाल बढ़ाने के लिए कोई तेल या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इसका कोई उपाय पता चले तो मुझे जरूर बताना।
ठीक है काकी, अगर मुझे बाल बढ़ाने के नुस्खे पता चले तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। उसके बाद वो डायन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हर्षिता कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं से पानी निकालने वाला बाल्टी कहाँ है? लगता है फिर से कोई बच्चा यहाँ से बाल्टी उठा कर ले गया। जितनी बाल्टियाँ बाहर निकालती हूँ सब ले जाते हैं। अब तो मेरे पास भी सिर्फ एक बाल्टी बची है जिसमें मैं सिर्फ अपने लिए पानी रख सकती हूँ, लेकिन कुएं में बाल्टी नहीं है। फिर मैं पानी कैसे निकाल पाऊंगी? कहीं से ढूंढ कर आती हूँ बाल्टी, वरना ऐसे तो मेरा काम ही नहीं होगा। हर्षिता बाल्टी ढूंढने चली जाती है, लेकिन तभी फिर से वो डायन एक साधारण लड़की का रूप लेकर आती है और हर्षिता से कहती है, जंगल में मेरे सोने की अंगूठी खो गई है। क्या तुम सोने की अंगूठी ढूंढने में मेरी मदद करोगी? लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल जाना पड़ेगा, क्योंकि हर्षिता थोड़ी देर तक सोचने लग जाती है। जंगल में तो जंगली जानवर होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये लड़की बहुत परेशान लग रही है, इसलिए मैं इसकी मदद कर देती हूँ। हर्षिता उसके साथ जंगल चली जाती है। जंगल में अंगूठी ढूंढते ढूंढते डायन की गुफा आ जाती है और वहीं पर डायन अपने असली रूप में आ जाती है। तुम डायन हो? तुमने मेरे से झूठ बोला। अगर मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखा देती तो कौन सा तुम मेरे साथ आ जाती। देखो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, मुझे बस तुम्हारे बाल चाहिए। तुम मुझे अपने बाल दे दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अपने बाल नहीं दूंगी। अगर तुमने मुझे अपने बाल नहीं दिए तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और डायन को काट लेता है। सांप के काटने की वजह से डायन बेहोश हो जाती है और हर्षिता वहाँ से भाग जाती है। सांप के काटने की वजह से डायन थोड़ी देर के लिए बेहोश होती है, लेकिन वो फिर से पहले की तरह हो जाती है। मैं इस बार उस लड़की के बाल लेने से नाकामयाब रही, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूँगी। पहले मुझे इसके किसी करीबी के बारे में पता लगाना होगा। उसके बाद डायन अपनी शक्तियों से हर्षिता के दोस्त मानवी के बारे में पता लगाती है। जैसे ही डायन को मानवी के बारे में पता चलता है, वो उसी वक्त मानवी के घर जाती है। डायन को देखकर मानवी डर जाती है। तुम तो डायन हो, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम मुझे कुछ मत करना। मेरे से डरो मत, मैं तुम्हें जान से मारने नहीं आई हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे कुछ मत करना। तुम्हें तुम्हारी दोस्त हर्षिता के बाल काटकर मेरे पास लाने होंगे। अगर तुमने ऐसा करने से मना किया तो मैं अभी के अभी तुम्हें जान से मार डालूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरा काम किया तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और तो और मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगी। ये सुनकर मानवी के मन में लालच आ जाता है और वो डायन का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद डायन वहाँ से चली जाती है। डायन के जाने के बाद मानवी अपने मन में सोचती है, मुझे कुछ बहाने से आज रात को हर्षिता के घर रुकना पड़ेगा। हाँ, मैं माँ को बोल देती हूँ कि हर्षिता की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं रात को उसके घर पर रुक जाऊंगी। मानवी अपनी माँ को ये बोलकर हर्षिता के घर चली जाती है। हर्षिता के घर पहुंचकर मानवी उसे बोलती है, हर्षिता, मेरी मम्मी नानी के घर गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात को तुम्हारे घर पर रुक जाऊं। बहुत अच्छा किया तुमने, आओ साथ में खाना खाते हैं। दोनों साथ में खाना खाते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं। बातें करते करते हर्षिता को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। ये तो बहुत गहरी नींद में सो रही है, यही सही समय है इसकी चोटी काटने का। मानवी हर्षिता की चोटी काट लेती है और उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। मानवी चुपके से अपने कमरे में जाती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। मेरा काम भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। अब माँ पूछेगी तो बोल दूंगी आप लोगों के उठने से पहले आ गई थी। अब तो मुझे 100 सोने के सिक्के मिलने वाले हैं, मैं उसे बेचकर बहुत सारे कपड़े ज्वेलरी लूंगी। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और मानवी हर्षिता की चोटी लेकर डायन के पास जाती है। ये लो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब जल्दी से मुझे 100 सोने के सिक्के दो। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कौन से 100 सोने के सिक्के मांग रही हो? मुझे रखने के लिए दिया था क्या? तुमने ही तो बोला था मुझे इस काम के बदले 100 सोने के सिक्के दोगी। मैं तुम्हें कोई 100 सोने के सिक्के नहीं देने वाली हूँ, वो तो बस मैंने अपना काम निकलवाने के लिए कहा था। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे पता चल गया था
कि तुम कितनी लालची हो, इसलिए मैंने इसका फायदा उठाया। मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ, तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त के बाल काटे और अब तुम अपने बातों से मुकर रही हो। मुझे 100 सोने के सिक्के चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर डायन को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मुझे धमका रही हो? अपनी हद में रहो, मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सुनकर मानवी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर्षिता बहुत रो रही थी। तभी भागते भागते मानवी हर्षिता के पास आ जाती है। रोते हुए मानवी हर्षिता को बोलती है, मुझे माफ कर दो हर्षिता, लालच की वजह से मैंने तुम्हारे बाल काट दिए। डायन ने मुझसे तुम्हारे बाल भी ले लिए और अब मुझे ही जान से मारने की धमकी दे रही है। मुझे बचा लो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। बालों का क्या है, वो तो दोबारा आ जाएंगे। इस तरह हर्षिता मानवी को माफ कर देती है। कुछ ही महीनों में उसके बाल पहले की तरह हो जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और हर्षिता फिर से एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक बार की बात है, विकास नगर गाँव में सौम्या और प्रियंका नाम की 2 बहनें अपनी सौतेली माँ सुषमा के साथ रहती थी। उनके पिता मुकेश को गुजरे हुए अभी कुछ ही साल हुए थे। पिता के गुजर जाने के बाद सौतेली माँ ने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया था। सौम्या प्रियंका से उम्र में बड़ी थी। दोनों अपनी सौतेली माँ से काफी परेशान रहती थी। ठंड का समय था, लेकिन सौतेली माँ दोनों बहनों से बहुत सारा काम करवाती थी। सौम्या अपनी छोटी बहन प्रियंका को ज्यादा काम करने नहीं देती थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। उनकी सौतेली माँ उन दोनों बहनों को पहनने के लिए भरपूर कपड़े भी नहीं देती थी। एक बार की बात है, प्रियंका अपनी बड़ी बहन सौम्या से जाकर कहती है, दीदी आप पूरे दिन पानी का काम करती रहती हो। माँ ने हम दोनों को बस एक एक स्वेटर दे रखा है, लेकिन आप अपना स्वेटर भी मुझे ही पहना देती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आप बीमार पड़ जाओगी ना दीदी। कोई बात नहीं प्रियंका, मैं बड़ी हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तू नहीं कर पाएगी मेरी प्यारी बहन। लेकिन दीदी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दोनों स्वेटर तू ही पहन के रख, समझी। उन दोनों बहनों की बातें उनकी सौतेली माँ सुषमा सुन रही थी। सुषमा को दोनों बहनों का प्यार एक आंख नहीं भाता था। अरे वाह, एक बहन को दूसरी बहन पर बड़ा ही प्यार आ रहा है। अब तुम एक काम करो, मैंने जो तुम दोनों को एक एक स्वेटर पहनने के लिए दिया है ना, वो मुझे वापस कर दो, समझी तुम दोनों। इतना कहकर सुषमा उन दोनों से वो स्वेटर भी छीन लेती है। अब दोनों बहनों को ठंड में बिना स्वेटर के ही रहना पड़ रहा था। उनकी सौतेली माँ सुषमा उन दोनों को हमेशा बासी खाना ही खाने के लिए देती थी। एक बार की बात है, ठंड के कारण प्रियंका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। प्रियंका की खराब तबीयत देखकर सौम्या चिंता में पड़ जाती है और फिर वो अपनी सौतेली माँ के पास जाकर कहती है, माँ ठंड के कारण प्रियंका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। प्लीज माँ, कुछ दिन उसे गर्म खाना दे दो और उसे पहनने के लिए एक स्वेटर दे दो। प्लीज माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर ऐसी ही वो बिना स्वेटर और गर्म खाने की रहेगी तो उसे कुछ हो जाएगा। माँ प्लीज माँ, मान जाओ, मना मत करना। सौम्या की बात सुनकर उसके सौतेली माँ सुषमा इतराते हुए कहती है, अब तू इतना गिड़गिड़ा ही रही है तो ठीक है, मैं तेरी बहन को एक स्वेटर दे देती हूँ, लेकिन मैं उसे गर्म खाना नहीं देने वाली हूँ, समझी। ये स्वेटर लेने के बाद रसोई में जाकर खीर बना देना। आज मेरा बहुत मन कर रहा है खीर खाने का। इतना कहकर सुषमा सौम्या को प्रियंका के लिए एक स्वेटर दे देती है। स्वेटर लेकर सौम्या प्रियंका के पास जाती है और उसे पहना देती है। उसके बाद सौम्या रसोई में खीर बनाने चली जाती है। खीर बनाते बनाते सौम्या के मन में एक ख्याल आता है, मैं एक काम करती हूँ, खीर थोड़ी ज्यादा बना लेती हूँ, फिर चुपके से प्रियंका को खिला दूंगी। ऐसा सोचकर सौम्या थोड़ी ज्यादा खीर बना लेती है और चुपके से ले जाकर अपनी छोटी बहन प्रियंका को खिला देती है। गर्म खीर खाने की वजह से प्रियंका थोड़ा अच्छा महसूस करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब प्रियंका पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। सौम्या रसोई में खाना बना रही थी। तभी सुषमा सौम्या को आवाज लगाते हुए कहती है,
अरे ओ सौम्या की बच्ची, कहाँ गई? मेरे हाथ पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा तेल गरम करके मेरे हाथ पैर की मालिश कर दे। अभी आई माँ। उसके बाद सौम्या अपनी सौतेली माँ के हाथ पैरों की मालिश करने लगती है। अरे वाह करमजली, चाहे जो भी कहो, तेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथ पैरों का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। चल और अच्छे से दबा। शुक्रिया माँ। अच्छा सुन, पूरे 2 साल के बाद मेरी बेटी यामिनी हॉस्टल से वापस आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं उसे देखे हुए, इसलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया है। अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं यामिनी दीदी के वापस आने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। हाँ हाँ, वैसे भी तू खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, बना लियो अच्छा खाना। बहुत समय बाद आज पहली बार सुषमा ने सौम्या से बहुत अच्छे से और प्यार से बात की थी। ये देखकर सौम्या को बहुत खुशी होती है और उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ के मन में उन दोनों बहनों के लिए प्यार उमड़ रहा है। यही सब सोचकर सौम्या सुषमा से कहती है, माँ आज मुझे आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ वो तो है, आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल, क्या बात है? माँ, इस पूरे घर का काम करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। मैं सारा काम अकेले ही संभाल लेती हूँ। तो क्यों ना आप मेरी बहन प्रियंका का स्कूल में दाखिला करवा दें। माँ, उसे पढ़ाई का बहुत शौक है और वैसे भी घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना। माँ, वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो सही रहेगा। सौम्या के इतना कहते ही सुषमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से के मारे सुषमा सौम्या को एक बहुत तेज लात मार देती है, जिस वजह से सौम्या नीचे गिर जाती है और फिर सुषमा डांटते हुए कहती है, करमजली, तू थोड़ी देर भी मेरा मूड अच्छा नहीं रहने दे सकती है ना? थोड़ी देर तुझसे अच्छे से बात क्या कर ली? तू तो सर पर ही चढ़ गई। बड़ी आई अपनी बहन को पढ़ाने वाली। अपना गंदा सा चेहरा लेकर चली जाए यहाँ से। सौम्या रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है, जिस वजह से वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। उसी शाम सुषमा की बेटी यामिनी घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सौम्या सोती ही रह जाती है। अपनी बेटी को देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। अरे वाह मेरी गुड़िया, आखिरकार तू आ ही गई। तुझे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना मेरी बेटी? नहीं माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो आराम से आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप जल्दी से खाना लगवा दो माँ। इतना कहकर यामिनी नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ सुषमा सौम्या को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ सौम्या, कहाँ है? जल्दी से टेबल पर खाना लगा दे। अपनी सौतेली माँ सुषमा की आवाज सुनकर सौम्या हड़बड़ाते हुए उठती है। अरे नहीं, मेरी तो आंख लग गई थी और मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। अगर ये बात माँ को पता चली तो बहुत गुस्सा करेंगी। सौम्या जल्दी से प्रियंका को लेकर रसोई में जाती है और दोनों बहनें मिलकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। इतने में यामिनी फ्रेश होकर आ जाती है और देखती है कि टेबल पर अभी तक खाना नहीं लगा। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बावजूद अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा है। आपको पता था ना माँ कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए खाना बनवा कर नहीं रखा है। अरे मेरी गुड़िया, तू गुस्सा मत कर, मैं अभी रसोई में जाकर देखती हूँ। सुषमा रसोई की तरफ जाने लगती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि अभी तक दोनों बहनें खाना बना ही रही है। ये देखकर सुषमा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, अरे करमजली, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मेरी बेटी आने वाली है, जल्दी से खाना बना ले, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। रुक, मैं तुझे अभी अच्छा सबक सिखाती हूँ, बस तू 2 मिनट रुक। इतना कहकर सुषमा रसोई से बाहर जाती है और अपनी बेटी को मनाते हुए कहती है, अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, तू बस 10 मिनट इंतजार कर, खाना बस बनने ही वाला है। मैं नहीं करने वाली कोई इंतजार, मैं जा रही हूँ बाहर खाना खाने। इतना कहकर यामिनी गुस्से से पैर पटकते हुए घर से बाहर खाना खाने चली जाती है। अब सुषमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में रसोई में जाती है, फिर सौम्या को खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुझसे मैंने इतने प्यार से कहा था कि मेरी बेटी के लिए जल्दी से खाना बना दे, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी आँख लग गई थी, वरना मैं सारा खाना समय पर बना लेती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर प्रियंका भी कहती है,
प्लीज माँ, दीदी को मत मारो, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो माँ। बस अब बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं तुम दोनों को अब इस घर में और नहीं देख सकती। निकल जाओ मेरे घर से। ये आप क्या कह रही हो माँ? अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ माँ, वैसे भी ये घर हमारे पापा का है, ना कि आपका, जो आप हमें इस घर से निकाल रही हो। बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम दोनों की। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। सुषमा दोनों बहनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। ठंड का समय था, दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो दोनों बहनें इधर उधर भटकने लगती है। उन्हें इधर उधर घूमते घूमते रात हो जाती है। तभी प्रियंका रोते हुए कहती है, दीदी बहुत भूख लगी है, साथ में बहुत ठंड भी लग रही है, कुछ करो दीदी। मैं क्या करूं मेरी बहन, इतनी रात गए सारी दुकानें बंद हो गई है और हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। दोनों बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। उस रात तड़कती फड़कती ठंड का दोनों बहनों को सामना करना पड़ता है। सुबह होते होते प्रियंका की तबीयत दोबारा खराब हो जाती है। हे भगवान, आप हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी बहन को खो दूंगी। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? प्लीज भगवान जी, हमारी कुछ तो मदद करो। सोमिया अपनी बहन को गोद में उठाकर एक बगीचे में पहुंच जाती है और उसे एक बेंच पर लिटा देती है। तभी वहां बहुत तेज रोशनी आने लगती है और एक सुंदर सी परी वहां प्रकट हो जाती है। परी को देखकर सोमिया कहती है, कौन हो आप? दिखने में तो आप बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। हाँ सोमिया, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक परी ही हूँ। भगवान ने मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए ही बनाया है। मैं परी देश की रानी हूँ। मैंने देखा कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में? क्या आप मेरी छोटी बहन को ठीक कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी छोटी बहन को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाली हूँ जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है तो वहाँ एक सोने की और एक चांदी की नदी बन जाती है। सोने की नदी में सोने की पायल और चांदी की नदी में चांदी की पायल बह रही थी। परी उन दोनों नदियों में से एक पायल निकालकर सोमिया को देते हुए कहती है, सोमिया, ये सोने वाली पायल तुम अपनी छोटी बहन को पहना देना, फिर देखना तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इस चांदी वाली पायल की मदद से तुम जितनी चाहे उतनी पायल मांग सकती हो, फिर उन्हें बेचकर तुम खूब तरक्की कर पाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ज्यादा समय तक मैं यहाँ नहीं रुक सकती, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और उसके साथ साथ वो दोनों नदियाँ भी वहाँ से गायब हो जाती है। सोमिया जल्दी से जादुई सोने की पायल को अपनी छोटी बहन प्रियंका के पैरों में पहना देती है। उसके ऐसा करते ही प्रियंका बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद सोमिया जादुई चांदी की पायल से बहुत सारी पायल मांगती है और फिर दोनों बहनें उन सभी पायल को बाजार में ले जाकर बेच देती है। पायल सुंदर और आकर्षक होने के कारण बहुत जल्दी बिक जाती है। पायल बेचकर उन दोनों को जो भी पैसे मिलते हैं उनसे वो खाना खरीदकर खाती है। गांव से बाहर वो दोनों अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। वो दोनों हर रोज जादुई चांदी की पायल से बहुत सारे पायल मांगती और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देती। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। अब वो दोनों बहनें बहुत ही धनवान हो जाती है और अपने लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा घर बनवा लेती है और साथ ही पायल की एक बहुत बड़ी दुकान भी खोल लेती है। सोमिया ने प्रियंका का दाखिला एक बहुत बड़े स्कूल में करवा दिया था। अब प्रियंका हर रोज स्कूल जाती थी और सोमिया अपनी पायल की दुकान संभालती थी। ऐसे ही एक दिन सोमिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसकी दुकान पर पायल खरीदने आती है। वहाँ पर सोमिया को देखकर वो दोनों हैरान हो जाती है। उन्हें देखकर सोमिया कहती है, आपको क्या लगा था माँ कि आप हमें घर से निकाल दोगी तो हम भूख और ठंड से मर जाएंगे? एक बात हमेशा याद रखना माँ, जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। सोमिया की बात सुनकर उसके सौतेली माँ और बहन का मुंह उतर जाता है और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।
सिंड्रेला 5वीं बार गर्भवती थी और एक सरकारी अस्पताल में अपनी 5वीं संतान को जन्म देने वाली थी। इससे पहले सिंड्रेला की 4 बेटियां थी। डिलीवरी रूम के बाहर सिंड्रेला की सास मधुबाला और पति रोहन बेसब्री से बच्चा होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिंड्रेला की डिलीवरी हुई तब नर्स मुस्कुराते हुए डिलीवरी रूम से बाहर आई और बधाई देते हुए सिंड्रेला की सास मधुबाला से बोली, बधाई हो आंटी जी, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। नर्स के बात सुनते ही मधुबाला का सर चकरा गया। हाय मेरी फूटी किस्मत, फिर से एक और लड़की। अरे बेटा रोहन, तेरी पत्नी है ये लड़कियां पैदा करने की मशीन। पहले से ही 4 लड़कियां मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए पैदा की है, अब एक और ले आई। तुमने सही कहा माँ, अब मैं इन 5 लड़कियों को पालूंगा कैसे, और इनकी शादी का खर्चा वो अलग, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। अरे बेटा मेरी मान, इस कलमुही सिंड्रेला और उसके 5 बेटियों को यहीं छोड़कर यहाँ से चुपचाप भाग चलते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा, वरना इनके चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर दोनों माँ बेटे सिंड्रेला को उसके नवजात बच्ची और बाकी की 4 बेटियों को अस्पताल में ही छोड़कर वहाँ से चले गए। कुछ देर में जब सिंड्रेला को होश आया तो वो अपनी नवजात बच्ची को देखकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन 5वीं बार बेटी होने के कारण अपनी सास और पति के बारे में सोचकर डर रही थी। तभी नर्स सिंड्रेला के होश में आते ही उसके 4 बेटियों को लेकर उसके पास आई। नर्स, मेरे पति और सास कहाँ हैं? वो नहीं आए। वो तो बिना बताए ही कब के यहाँ से चले गए हैं। ये सुन सिंड्रेला बहुत दुखी हुई। फिर 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सिंड्रेला गोद में अपनी नवजात बच्ची और बाकी 4 बेटियों को लेकर घर पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, माँ जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ आपकी बहू सिंड्रेला। तभी गुस्से से मधुबाला दरवाजा खोलते हुए बोली, क्यों रे, यहाँ क्या करने आई है? मेरे बेटे ने तुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चली जा यहाँ से अपनी इन 5 बोझ के गठरी को लेकर। माँ जी ऐसा मत बोलो, मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? कहीं जाकर डूब मर, मुझे क्या, अब हमारा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। चली जाओ यहाँ से। अरे आज के जमाने में एक लड़की का बोझ उठाया नहीं जाता और तूने तो 5 पैदा कर ली। मैं अब अपने बेटे रोहन की दूसरी शादी करूँगी ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। इतना बोलकर मधुबाला ने सिंड्रेला और उसके 5 बेटियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। बेचारी सिंड्रेला अपनी बच्चियों को लेकर शहर के पास ही एक छोटी सी बस्ती में टूटे फूटे घर में रहने लगी। अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए सिंड्रेला मेहनत मजदूरी करने लगी। सिंड्रेला अपनी 5 बेटियों से बहुत प्यार करती थी। धूप हो या छाँव, वो दिन भर कड़ी धूप में काम करती ताकि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन सके। वक्त का पहिया धीरे धीरे बढ़ता गया और ऐसे ही 20 साल बीत गए। अब सिंड्रेला की बेटियां बड़ी हो चुकी थी और साथ ही पढ़ लिख भी गई थी। ऐसे ही एक दिन जब सिंड्रेला मजदूरी करने काम पर जा रही थी, तभी उसकी बड़ी बेटी दीपा बोली, अरे माँ, इतनी सुबह आप कहाँ जा रही हो? अरे बिटिया, काम पर जा रही हूँ, आज मालिक ने काम पर जल्दी बुलाया है। माँ, आज से आप काम पर नहीं जाओगी, अब आप घर पर आराम करो। नहीं बिटिया, मैं काम नहीं छोड़ सकती। इसी काम की वजह से तो मैं तुझे और तेरी बाकी बहनों को पाल पाई हूँ। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर कैसे चलेगा? घर अब से मैं चलाऊंगी, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी बहुत अच्छी जगह। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप बस आराम कीजिए। सच बिटिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। ये कहते हुए सिंड्रेला ने दीपा को गले से लगा लिया। फिर शाम को सिंड्रेला अपनी बड़ी बेटी दीपा संग सब्जी लेने मार्केट जा रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली सरिता दूसरी औरत के साथ बात करते हुए सिंड्रेला को ताने मारते हुए बोली, अरे कमला बहन, आज के जमाने में 5 लड़कियां पालना कितना मुश्किल है, वो भी बिना बाप के। लड़कियां किसी बोझ से कम नहीं होती,
अभी तो इनके बाप ने इन्हें छोड़ दिया। खबरदार सरिता बहन, मेरी बेटियों को बोझ कहा तो, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मेरी बिटिया बोझ नहीं है, मेरा अभिमान है, समझी तुम? माँ रहने दो, जिन्हें भगवान ने औरत बनाया तभी वो एक औरत का दुख न समझे, फिर वो इंसान नहीं। दीपक की बात सुनकर सरिता का सिर शर्म से झुक गया। सिंड्रेला को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। सिंड्रेला ने खूब मेहनत करके अपनी 5 बेटियों को शिक्षित बनाया था। सिंड्रेला की 5 बेटियां संस्कारी होने के साथ साथ समझदार भी थी। ऐसी ही एक शाम सिंड्रेला की दूसरी बेटी मीरा जब घर आ रही थी, तभी बस्ती के कुछ आवारा लड़के बीच चौराहे पर खड़े थे। तभी उनमें से सूरज नाम का एक लड़का मीरा को देखते ही उसे छेड़ने लगा। अरे अरे जरा इधर भी नजर डाल लो मैडम। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? सुन तो लो। उफ, सच में इस बस्ती में रौनक तो सिंड्रेला आंटी की 5 बेटियों ने लगा रखी है। कसम से 5 एक से बढ़कर एक हैं। मन करता है 5 में से किसी एक से शादी कर लूं। लेकिन मीरा सूरज की बातों को अनदेखा कर वहाँ से जाने लगी। अरे कुछ बोलती तो जाओ मैडम, मैं तो तुम्हारी माँ का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। शादी कर लो मुझसे। मीरा फिर भी कोई जवाब नहीं देती। ये देख सूरज ने जबरदस्ती मीरा का हाथ पकड़ लिया। इतने में सरिता वहाँ आई और सूरज को थप्पड़ मारते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने ही मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए? माँ, तो इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा? कल तक तो सिंड्रेला आंटी और इसकी लड़कियाँ तुम्हारी आँखों में चुभती थी। सरिता फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तूने जो आज घटिया हरकत की है, तुझे अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, जो तेरे जैसे लड़के को मैंने जन्म दिया। सच में सिंड्रेला बहन बहुत खुशकिस्मत है जो उसके घर बेटियों ने जन्म लिया। अब मैं जान गई, लड़कियां बोझ नहीं होती, बल्कि तेरे जैसे लड़के बोझ होते हैं समाज के लिए। हाय, मैंने तेरा नाम सूरज रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तेरा नाम राहु या केतु रखना चाहिए था। अरे माँ, गलती इसकी भी तो है। इतना मेकअप करके क्यों चलती है? क्यों, मेकअप करना क्या गुनाह है? मैं भी तो करती हूँ मेकअप। अरे शुक्र मना, इसलिए मुड़कर तुझे थप्पड़ नहीं मारा, वरना सिंड्रेला दीदी की 5 लड़कियाँ किसी शेरनी से कम नहीं है, समझा? इतने में सिंड्रेला भी वहाँ आ पहुँची। सरिता ने अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए सिंड्रेला से माफी मांगी। फिर कुछ ही समय में अपनी 5 बेटियों की बदौलत सिंड्रेला ने शहर में एक सुंदर घर खरीदा और बस्ती छोड़ अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी उस घर में रहने लगी। फिर एक शाम एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में उनके दरवाजे पर आकर बोली, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, बहुत भूख लगी है। बूढ़ी औरत की आवाज सुन सिंड्रेला एक बड़ी सी थाली में खाना लेकर बाहर आई और जैसे ही उसने बूढ़ी औरत को देखा उसके होश उड़ गए। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, उसकी सास मधुबाला थी। माँ जी, आप इस हालत में कैसे? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, बूढ़ी हो गई हूँ, नजर भी कमजोर हो गई है। माँ जी, मैं आपकी बहू सिंड्रेला हूँ। सिंड्रेला बहू, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। माफ कर दे मुझे, तुम्हारे साथ बुरा करने पर भगवान ने मुझे भी सजा दी। मेरे बेटे ने दूसरी शादी करके अपनी अमीर और घमंडी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। मैंने एक माँ को बेघर किया था ना, इसलिए भगवान ने मुझे भी दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दो बहू। माँ जी, पहले आप अंदर चलिए, मैं आपको आपकी 5 पोतियों से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सास मधुबाला को घर के अंदर ले आई और अपनी 5 बेटियों से मिलवाया। सिंड्रेला की 5 बेटियां अपनी दादी मधुबाला से मिलकर बहुत खुश हुई। इस बार मधुबाला ने रोते हुए अपनी पोतियों को गले से लगा लिया और उन सबसे माफी भी मांगी। फिर सब कुछ भुलाकर सिंड्रेला ने अपनी सास मधुबाला को माफ कर दिया। बहू, तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं चैन से मर सकूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं हमें छोड़कर? देखो, आपकी पोतियाँ उदास हो गयी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ इसी घर पर रहेंगी।
इस तरह मधुबाला अपनी बहू सिंड्रेला और उसकी 5 बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। ये कहानी 2 जुड़वा बहनों की है, निशा और सोना की। दोनों थी तो जुड़वा, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। निशा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वही सीधी सादी सोना अपनी बहन निशा की तरह सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रंग काला था। निशा सोना के रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। यहाँ तक कि निशा अपनी बहन सोना से सीधे मुंह बात भी नहीं करना पसंद करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपनी माँ मनोरमा से बोली, माँ, आपने इसका नाम सोना क्यों रखा है? रंग तो पूरा कोयले की तरह काला है, दिखने में पूरी काली बंदरिया लगती है। देखो तो, आप भी इतनी सुंदर हो और मैं भी। फिर ये काली कलोटी हमारे घर कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है आप इसे किसी कचरे के डब्बे से उठा कर लाई हो। निशा, बहुत हुआ, चुप कर। सोना बेटिया तेरी सगी बहन है, आइंदा से ऐसा मत कहना। रंग काला हो या गोरा, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, और मुझे पता है मेरी बेटी सोना का मन बहुत ही सुंदर है। माँ, अब जब देखो इसकी तारीफ करती रहती हैं, लेकिन मेरी नहीं, जैसे मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ ना। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरी आँखों का तारा हो। अगर ऐसी बात है माँ, तो जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सोना बिटिया को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाना, उसका भी बड़ा मन करता है बाहर घूमने का। माँ के कहने पर निशा बेमन सोना को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। तभी रास्ते में निशा बोली, माँ ने इस काली कलोटी को मेरे साथ भेजकर अच्छा नहीं किया, अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। निशा, ये तू क्या कह रही है? तू हमेशा मुझसे कटी कटी क्यों रहती है? चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझी? ये कहते हुए निशा बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी उन दोनों बहनों को देख वहाँ खड़ी कुछ औरतें हंसते हुए बोली, देखो कमला बहन, इन दोनों जुड़वा बहनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तो दूध की तरह सफेद है और दूसरे कोयले की तरह काली। ऐसा लगता है सफेद हंस के साथ काला कौवा चल रहा है। पता नहीं इस काली कलोटी के साथ शादी कौन करेगा, लेकिन जिस घर में ये शादी करके जाएगी वहाँ तो घनघोर अंधेरा ही हो जाएगा। ये कहते हुए सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उन लोगों की बात सुन निशा मन ही मन बोली, इस काली कलोटी की वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है शॉपिंग करने जाने का। इस काली कलोटी के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर निशा उल्टे पाँव घर की ओर जाने लगी और घर पहुंचकर माँ से बोली, माँ, माँ, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। अरे निशा, सोना, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी शॉपिंग करके आ गई। माँ, हम शॉपिंग करने गए ही नहीं, बल्कि आधे रास्ते से ही वापस लौट आई हैं। पर क्यों, क्या हुआ? होना क्या है माँ, इस काली कलोटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इसकी वजह से आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इंसल्ट करवाने का। तभी सोना रोते हुए बोली, निशा, तुम्हारी इंसल्ट किसने की? वहाँ तो सभी औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थीं। वो सब तो मुझे काला कौवा कह रही थी, मुझे कोयला कह रही थी। जब वो औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था तुम क्या समझोगी? कभी तुम्हारा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। हाँ, क्योंकि सबको सुंदर लोग ही पसंद आते हैं, बदसूरत और काले इंसान को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए तुझे भी कोई पसंद नहीं करता, समझी काली बंदरिया। निशा, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, बल्कि उसके मन से होती है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें बातों ही बातों में ये बताना भूल ही गई, शाम को हमें विमला मौसी की बेटी रचना की शादी में जाना है। तुम दोनों तैयार रहना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है मुझे तैयार होने में कितना समय लगता है। तभी सोना बोली, माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप दोनों चले जाना। अरे नहीं बिटिया, तुम भी हमारे साथ चलोगी, नहीं तो विमला मौसी बुरा मान जाएंगी। उन्होंने सभी को बुलाया है। चलो जल्दी से जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ, इसे तैयार होने की क्या जरूरत है? चाहे जितना भी मेकअप या सुंदर कपड़े पहन ले, दिखेगी तो वैसी की वैसी ही काली कलोटी। मेरी तरह सुंदर तो नहीं दिखेगी। निशा, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आगे से तूने सोना बिटिया के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी। माँ की बात सुन निशा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को दोनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ मनोरमा के साथ शादी में शामिल होने चली गई।
लेकिन शादी में भी मौजूद लोगों ने बेचारी सोना के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाया। सभी लोग सोना को देखकर हंस रहे थे। सोना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोते हुए शादी का फंक्शन छोड़ बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जैसी भी हूँ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? यहाँ तक कि मेरी बहन भी मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाती है। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे भी दर्द होता है। ये कहते हुए सोना फूट फूट कर रोने लगी कि तभी उसे एक कटीली झाड़ी में सतरंगी चिड़िया फंसी हुई नजर आई। सोना ने बड़ी ही सावधानी से सतरंगी चिड़िया को उस कटीली झाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए जंगल की ओर जाने लगी। सोना ने ऐसी सतरंगी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो दौड़ते हुए उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सोना को पता ही नहीं चला कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ का नजारा देखकर सोना दंग रह गई और बोली, अरे वो चिड़िया कहाँ गई जिसका पीछा मैं कर रही थी? सोना ये कह ही रही थी कि तभी उसे 3 नदी नजर आई। एक नदी में सोने के साबुन बह रहे थे, दूसरी नदी में चांदी के साबुन और तीसरी नदी में साधारण साबुन बह रहे थे। साबुन की 3 अद्भुत नदियाँ देखकर सोना हैरानी से बोली, अरे ये नदियाँ तो साबुन की हैं। मैंने ऐसी नदियाँ पहली बार देखी हैं। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ सोना, कहाँ जा रही हो? मैं वही चिड़िया हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आई हो, और जो तुम्हें साबुन की 3 नदियाँ दिखाई दे रही है, ये जादुई नदियाँ मेरी है। सोना, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं चिड़िया का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि हमारे परिलोक का नियम है, हम केवल उसी की मदद करते हैं जिसका दिल साफ और सुंदर हो, और तुम्हारा दिल तो बहुत ही सुंदर और शीशे की तरह साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें जो सामने 3 साबुन की नदियाँ दिखाई दे रही है, उनमें से अगर तुम जादुई सोने के साबुन की नदी के साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करोगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और यदि तुम जादुई चांदी के साबुन की नदी से चांदी का साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारे पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, और अगर तुम तीसरी नदी का साधारण साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें ना तो सुंदरता मिलेगी ना धन दौलत, बल्कि तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर कुष्ठ रोगियों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सी नदी का साबुन चुनना है। परी जी, मुझे जादुई तीसरी नदी का साबुन चाहिए, ताकि मैं कुष्ठ रोग से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। ऐसा कहकर सोना ने तीसरी नदी के साधारण साबुन से अपना चेहरा धोया। चेहरा धोते ही सोना परियों की तरह सुंदर दिखने लगी। ये देख सोना को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी परी बोली, सोना, तुम्हें इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मन सुंदर है और तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, इसलिए तुम्हें परियों की तरह सुंदरता उपहार में मिली है। साथ ही मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी का साबुन दे रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस साबुन का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर किसी और ने गलती से भी इस साबुन का इस्तेमाल किया तो वो सदा के लिए बदसूरत हो जाएगा। ये कहते हुए परी ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिया। परी का धन्यवाद कर सोना खुश होते हुए जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर घर वापस लौट आई। सोना हॉल में बैठकर ठहाके लगाते हुए कॉमेडी शो देख रही थी। कुछ देर बाद मनोरमा अपनी बेटी निशा के संग घर वापस लौट आई। तब हॉल में बैठी सोना को मनोरमा और निशा पहचान नहीं पाए और बोले, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो, और मेरी बेटी सोना कहाँ है? माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी सोना। आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम मेरी बेटी सोना हो? पर तुम्हारा रंग रूप कैसे बदल गया बेटी? तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम परी की तरह। सोना ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिखाते हुए बड़ी ही खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी सच्चाई जानकर मनोरमा खुश होते हुए परी का धन्यवाद करने लगी। वहीं पास खड़ी निशा जलकर राख हो गई।
काली बंदरिया मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। मैं आज ही जादुई सोने और चांदी के साबुन का इस्तेमाल करूंगी और इससे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर निशा सोना के सो जाने के बाद जादुई सोने और चांदी का साबुन चुराकर उसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया, लेकिन जादुई साबुन से मुंह धोते ही निशा का चेहरा काला हो गया। अपना बदसूरत चेहरा देख निशा रोते हुए सोना के कमरे में गई और बोली, सोना देखो, जादुई साबुन ने मेरा चेहरा खराब कर दिया। मैं बदसूरत हो गई, प्लीज मुझे जल्दी से ठीक कर दो। पर निशा, तुम्हें जादुई साबुन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो। इसका इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। खैर छोड़ो इस बात को, तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें परी ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर सोना मन ही मन परी को याद करने लगी। पलक झपकते ही परी वहाँ प्रकट हो गई। सोना, तुमने मुझे याद किया, बताओ क्या परेशानी है? परी, दरअसल मेरी बहन निशा ने जादुई साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया है, जिस वजह से ये बदसूरत हो गई। प्लीज इसे पहले जैसा कर दो। मैं तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। साथ ही जादुई सोने चांदी का साबुन मैं वापस ले जाऊंगी। कोई बात नहीं परी, माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंसान का चेहरा नहीं बल्कि दिल सुंदर होना चाहिए। आप बस मेरी बहन की सुंदरता लौटा दीजिए। सोना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी नेक दिल। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई शक्ति से निशा को पहले जैसा सुंदर बना दिया। वहीं सोना का रंग पहले जैसा काला हो गया। फिर परी जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर वहाँ से अदृश्य हो गई। अपनी सुंदरता वापस पाकर निशा फूली न समाई। फिर वो माफी मांगते हुए सोना से बोली, सोना मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, हर वक्त काले रंग के लिए ताने मारे। मुझे माफ कर दो। अरे मेरी प्यारी बहन, पुरानी बातों को भूल जा। अब मैं इस काले रंग में ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी बहन जो मिल गई है। बहन, अब तुम्हें कोई भी काले रंग के लिए कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने कहा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अच्छा ठीक है, मुंह बाद में नोच लेना। पहले घर चल, माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। दोनों को एक साथ इस तरह आते देख उनकी माँ मनोरमा बहुत खुश हुई, लेकिन निशा का रंग फिर से काला देख मनोरमा को कुछ समझ नहीं आया। तब निशा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सारी बात जानकर मनोरमा ने निशा को गले से लगा लिया। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक बहुत ही सुंदर रानी परी थी। रानी परी बहुत नेक और दयालु थी और उनके पास कई प्रकार की शक्तियाँ भी थी। परीलोक के पास में ही एक महरलोक हुआ करता था, जिसका राजकुमार रानी परी को बहुत पसंद करता था और वो उनसे शादी करना चाहता था। राजकुमार अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है और राजकुमार की माँ अपने सिपाही को भेजकर रानी परी तक ये बात पहुँचाती है। रानी परी भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। ये जानकर परिदेश की सभी परियां बहुत खुश होती है, लेकिन उसी परिदेश में अविशी नाम की एक परी रहती थी, जिसे सुनकर बहुत गुस्सा आता था। अविशी परी रानी परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने मन में सोचती है, अब इस रानी परी की शादी महरलोक के राजकुमार रणवीर से होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो पहले से ही रानी परी इतनी शक्तिशाली है और राजकुमार रणवीर से शादी करके और भी शक्तिशाली हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अविशी परी योजना बनाने लगती है कि वो रानी परी को किस तरह से मात दे सकती है। महल में रानी परी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अविशी परी परिदेश की डाइन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ठीक है, मैं तेरी सारी समस्या अच्छी तरह से समझ गई हूँ। वैसे भी रानी परी मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी मुझे 500 सोने के सिक्के मिलेंगे, तभी मैं तेरी मदद करूँगी। अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको 500 सोने के सिक्के नहीं बल्कि पूरे 800 सोने के सिक्के दूंगी। लेकिन बस एक बार रानी परी का पत्ता साफ हो जाए, उसके बाद तो मैं आपको माला माल कर दूंगी। मैं तुझे ये शरबत दे रही हूँ,
तू ये शरबत जाकर रानी परी को पिला दे। रानी परी को तेरे ऊपर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना ये शरबत काम नहीं करेगा। अविशी परी खुशी खुशी डाइन की दी हुई शरबत लेकर रानी परी के पास जाती है, लेकिन रानी परी के महल में घुसने से पहले वो एक बूढ़ी परी का रूप ले लेती है। बूढ़ी परी का रूप लेकर वो रानी परी के पास जाती है और बोलती है, रानी परी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना। मैंने देखा कि सभी परियां तुम्हें उपहार दे रही हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये शरबत लेकर आई हूँ। क्या तुम इस गरीब बूढ़ी परी का शरबत पी सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरे लिए परी देश की सभी परियां बराबर है और मैं आपका ये शरबत जरूर पीऊंगी। इतना कहकर रानी परी शरबत पी लेती है। रानी परी के शरबत पीते ही वो एक बदसूरत मामूली लड़की के रूप में बदल जाती है। उसके बाद अविशी परी वो शरबत पी लेती है और खुद रानी परी का रूप धारण कर लेती है। अविशी परी रानी परी से कहती है, बेवकूफ रानी परी, तू मेरी जाल में कितनी आसानी से फंस गई। तुझे ये शरबत पिलाने का मेरा यही मकसद था कि मैं तेरा रूप धारण कर सकूं और तुझे मामूली बदसूरत लड़की बना सकूं। अब मैं रानी परी हूँ और कोई तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत हवा में उड़ रही थी ना कि तेरी शादी राजकुमार रणवीर से होने वाली है। अब मैं बनूंगी राजकुमार रणवीर की दुल्हन। तू वही दुष्ट अविशी परी है ना? तूने जो भी किया है कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। मैं सबको बताऊंगी कि मैं ही असली रानी परी हूँ। सभी परियां मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे ऊपर जरूर विश्वास करेंगे। रुक, अभी मैं तुझे अपनी जादुई छड़ी से सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। ये देखकर अविशी परी जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ परी, अब तो रानी परी नहीं रही, इसलिए तेरी जादुई छड़ी भी काम नहीं करेगी। अब तो किसी काम की नहीं है। तेरी औकात बस मामूली बदसूरत लड़की तक ही है। अब मैं महल जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तैयारियाँ भी करनी है। अविशी परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी वहाँ खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। अविशी परी रानी परी का रूप लेकर परी महल में ठाट बाट से रह रही थी। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन रानी परी का रोका राजकुमार रणवीर से होने वाला था। तभी असली रानी परी वहाँ आ जाती है और सबके सामने बोलती है, ये सब झूठ है। राजकुमार रणवीर, ये जो आपके साथ बैठी है ये असली रानी परी नहीं है, ये अविशी परी है और असली रानी परी तो मैं हूँ। इसने छल कपट की मदद से मुझे इस तरह का बना दिया है। मेरी बात का विश्वास करिए, मैं ही रानी परी हूँ। सैनिकों, इस बदसूरत लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरा खास दिन खराब करने। मेरे महल के अंदर इसको घुसने किसने दिया? इसको अभी के अभी मेरे महल से बाहर निकालो। इस बदसूरत मामूली लड़की को पृथ्वीलोक पर छोड़ कर आओ। रानी परी बहुत देर तक सबको बताती है, लेकिन वहाँ खड़ी किसी भी परी और राजकुमार रणवीर को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। सैनिक आते हैं और रानी परी को पृथ्वीलोक पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। रानी परी के पास जादुई शक्तियाँ भी नहीं थी और खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे। रानी परी सबसे खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उन्हें खाना नहीं देता है। ये सब देखकर रानी परी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। पृथ्वीलोक के लोग कितने निर्दयी है, इन्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रानी परी से क्या बन गई हूँ। थोड़ी देर बाद रानी परी चलते चलते एक झोपड़ी में पहुँच जाती है। उस झोपड़ी में एक जादूगरनी रह रही थी। रानी परी जैसे ही उस झोपड़ी में कदम रखती है, तभी उस जादूगरनी को पता चल जाता है कि ये परी देश की रानी परी है। रानी परी जी, मेरी छोटी सी झोपड़ी में आपका स्वागत है। लेकिन रानी परी, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैं तो अपने असली रूप में भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं गांव की बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ और मैं अपनी नजरों से सब कुछ देखकर असलियत जान जाती हूँ। आप मुझे बताइए, आपके साथ ये सब किसने किया? उसके बाद रानी परी जादूगरनी को अपनी आप बीती बताती है। उसके बाद जादूगरनी कहती है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ रानी परी। मैं आपको जादुई 2 लिपस्टिक देती हूँ, जिसकी मदद से आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी। अब मैं उस दुष्ट अविशी परी को नहीं छोड़ूंगी, जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और सारी खुशियाँ खत्म हो गई थी। रानी परी जी,
आप ये जादुई गुलाबी लिपस्टिक लगा लीजिए, जिसके बाद आप पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। ये काली वाली लिपस्टिक आप उस दुष्ट परी को जाकर लगा देना, जिसके बाद उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जादूगरनी के कहने पर रानी परी गुलाबी लिपस्टिक लगाती है और वो पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद रानी परी परिदेश वापस जाती है और अपने महल में जाकर सभी परियों को बोलती है, देखो सभी परियां, मैं ही असली परी हूँ। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं ही असली रानी परी हूँ। इस दुष्ट परी ने धोखे से मुझे शरबत पिलाया, जिसकी वजह से मैं मामूली और बदसूरत हो गई थी। सैनिकों, इस बहरूपीय लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। आज शादी है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन यहाँ मैं किसी को सजा दूँ। बहरूपिया, तू कौन है? हाथ धोकर हमारी रानी परी के पीछे पड़ गई है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रानी परी हार नहीं मानती और वो अविशी परी के पास जाती है और जबरदस्ती जल्दी से उसे काली लिपस्टिक लगा देती है। ऐसा करते ही अविशी परी अपने असली रूप में आ जाती है। अविशी परी अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, मैं तो अपने असली रूप में आ गई। अब ये परियां मुझे नहीं छोड़ेंगी। मुझे तो लगता है ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगी। इतना सोचकर अविशी परी वहाँ से भागने लग जाती है। तभी सारी परियां मिलकर उसे पकड़ लेती है और उसे पीटने लगती है। तभी रानी परी कहती है, परियों, छोड़ दो इसे। मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए आप लोग अभी बहुत गुस्से में हो। लेकिन आप लोग इस तरह इस दुष्ट परी की पिटाई मत करो, वरना ये मर जाएगी। मैं इसे परिदेश के जेल में बंद कर दूंगी और इससे इसकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लूंगी। उसके बाद रानी परी अविशी परी को परिदेश के जेल में बंद कर देती है। उसके बाद रानी परी की शादी राजकुमार रणवीर से धूमधाम से हो जाती है। इस तरह जादुई दो लिपस्टिक की मदद से रानी परी की जिंदगी पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है।